नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में चुनावों के ऐलान से पहले आज चुनाव आयोग ने 18 मार्च को एक अहम बैठक करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें अमित शाह के मातहत अधिकारी यानी गृह मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। आयोग की ये बैठक वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को सुधारने के लिए हो रही है, यानी इंडिया गठबंधन जिस बात के आरोप अब तक लगा रहा था चुनाव आयोग पर, उसे अब बीजेपी को मानना पड़ रहा है। उधर दक्षिण भारत में भी इस समय जो माहौल बन रहा है उसमें फिर से बीजेपी के झुकने की नौबत आ सकती है। डिलिमिटेशन आप जानते हैं कि परिसीमन जिसको कहते हैं हिंदी में, तो डिलिमिटेशन के खिलाफ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने 22 मार्च को जो बैठक बुलाई है उसमें वो दल भी शामिल हो रहे हैं जो इंडिया का हिस्सा नहीं थे, यानी इंडिया गठबंधन का जो हिस्सा नहीं थे वो भी शामिल हो रहे हैं। और कौन से दल हैं? ऐसे दल हैं ओडिशा से बीजेडी, आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी यानी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना की बीआरएस। इस बैठक में ये तमाम पार्टियां शामिल होंगी। और वहीं केरल से पिनराई विजयन का साथ भी अब एमके स्टालिन को मिल गया है और कांग्रेस को तो मिल ही रहा है, कांग्रेस का साथ तो एमके स्टालिन का मिल ही रहा है। इसी के साथ आज कांसीराम जयंती पर मायावती ने भी इशारा दे दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आज अपने कार्यकर्ताओं को सत्ता की चाबी हासिल करने का मंत्र देते हुए मायावती ने कहा है कि देश और समाज के विकास को नई दिशा देने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि इसके प्रति अपेक्षित गंभीरता निभाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाने चाहिए। आप जानते हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं। अब इसमें मायावती भी शामिल हो गई हैं, साथ आ गई हैं। और ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने उन्हें साथ आने का जो न्योता दिया था उस पर मायावती नए सिरे से विचार कर रही हैं। मायावती के आज के विचारों से, आज की बातों से तो यही लग रहा है। राजनीति की ये तमाम हलचलें बता रही हैं दोस्तों कि देश में सियासी समीकरण बदलने की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें बीजेपी घाटे में दिख रही है। वहीं जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की आलोचना हो रही है वो भी बीजेपी के लिए नुकसान की बात है। हाल ही में मोदी अंबानी के प्राइवेट चिड़ियाघर के उद्घाटन पर पहुंचे थे। आप जानते हैं वंतारा जिसका नाम है, और 7 घंटे वंतारा में वो बिताए भी थे, जिस पर अब जर्मन पत्रिका ने सवाल उठाए हैं। ये सवाल पूरी दुनिया में उठेंगे तो मोदी कैसे जवाब देंगे ये देखना होगा, और इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी चुनाव आयोग की बात कर लें। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर जवाब तैयार करने की कोशिश में है। 18 मार्च को बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त दोनों जो हैं, इनके अलावा एक हैं सुखवीर सिंह संधू और दूसरे हैं विवेक जोशी जो नए नवेले हैं, इनके साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी आधार कार्ड जहां बनता है UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इन सब के बड़े अधिकारी इस बैठक में 18 तारीख को शामिल होने जा रहे हैं। बैठक में आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने पर विचार होगा। आपको बता दूं कि 2021 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के बाद आधार कार्ड को एपिक नंबर आप जानते हैं जो आधार कार्ड पे, एपिक मतलब इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक कार्ड से जोड़ने की अनुमति मिल गई थी। और इसके बाद चुनाव आयोग ने स्वैच्छिक आधार पर मतदाताओं से आधार नंबर लेना शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक दोनों डेटाबेस को लिंक नहीं किया गया है। खास बात यह है कि बैठक ऐसे समय हो रही है जब तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में मतदाताओं के एक ही एपिक नंबर होने का मुद्दा उठाया है। चुनाव आयोग ने माना है कि कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने एपिक नंबर जारी करते समय गलत अल्फान्यूमेरिक सीरीज का इस्तेमाल किया था। आयोग इस गड़बड़ी को 3 महीने में सुधारने की बात भी कर रहा है। चुनाव आयोग ने बताया है कि आधार को एपिक से जोड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना है। इससे फर्जी वोटरों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इस बैठक को बुलाकर चुनाव आयोग ने जाहिर कर दिया है दोस्तों कि विपक्ष जिस गड़बड़ी के आरोप लगा रहा था उसमें दम था। और इधर अपने करीबी मुकेश अंबानी के जंगल जाकर, जी हां वंतारा जाकर, मोदी ने अपने लिए नए आरोपों को निमंत्रण दे दिया है। दरअसल जर्मन पत्रिका सुडॉयचे जाइटुंग
कि एक खोजी रिपोर्ट ने वनतारा परियोजना के पीछे की मंशा और इसके संचालन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट दावा करती है कि गुजरात के जामनगर में स्थित ये 3000 एकड़ का विशाल केंद्र चिड़ियाघर, जो 39,000 से ज्यादा जानवरों का घर है, संरक्षण के नाम पर वन्य जीवों के व्यापार से जुड़ा हो सकता है। इस रिपोर्ट में दक्षिण अफ्रीका के वन्य जीव संरक्षण संगठन वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ साउथ अफ्रीका WAPFSA के हवाले से कहा गया है कि वहां से बड़ी संख्या में जानवरों का निर्यात भारत के इस निजी चिड़ियाघर में हुआ है, जिसकी जांच की मांग की जा रही है। हालांकि वनतारा के अधिकारियों ने, यानी अंबानी साहब की जो कंपनी है वनतारा, उसके अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वनतारा पूरी तरह से संरक्षण के लिए समर्पित है। सभी आयात वैधानिक रूप से CITES यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्स स्पेसीज यानी इसके नियमों के तहत हुए हैं। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड स्पेसीज के जो एंडेजर्स स्पेसीज के जो नियम है उसके तहत हुए हैं। अंबानी की तरफ से तो दोस्तों जवाब आ गया है, लेकिन सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से भी जवाब आना बाकी है, क्योंकि रिपोर्ट में सीधे तौर पर लिखा है कि इस परियोजना को मोदी का समर्थन है। आपको बता दूं कि जंगली जानवरों का अवैध व्यापार एक ग्लोबल समस्या है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसमें हर साल 7 से 23 अरब डॉलर अवैध रूप से कमाए जाते हैं। इस वजह से ये ड्रग्स और हथियारों की तस्करी सबसे लाभदायक आपराधिक उद्योग में आता है। सबसे लाभदायक भी और आपराधिक तो है ही, उद्योग में आता है। मोदी अगर ऐसे किसी आरोप में फंसते हैं तो ये केवल बीजेपी नहीं बल्कि देश के लिए भी नुकसानदायक है। वैसे आरोप लग रहे हैं कि डेक्कन हेराल्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और टेलीग्राफ जैसे प्रमुख अखबार समाचार आउटलेट्स ने वनतारा के संचालन पर सवाल उठाने वाली इससे संबंधित रिपोर्ट्स हटा दी हैं या उसमें फेरबदल किया है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक, ऑल्ट न्यूज आप जानते हैं काफी पॉपुलर न्यूज पोर्टल है, तो ऑल्ट न्यूज के सह संपादक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बताया है कि हाल ही में हर 5 सेकंड में फर्जी एक्स अकाउंट से लगातार ट्वीट किए गए हैं। PR फर्म इन एक्स अकाउंट को, जो ट्विटर का अकाउंट है, को वनतारा पर लगातार ट्वीट करने के लिए कितना भुगतान कर रही है, कोई नहीं जानता। इसकी शुरुआत तब हुई जब प्रधानमंत्री ने वनतारा का दौरा किया और अब गुमनाम अकाउंट और फर्जी अकाउंट्स ने अपना पेड अभियान जारी रखा है। कुल मिलाकर दोस्तों कई गंभीर सवालों में नरेंद्र मोदी फंस रहे हैं और उनका जवाब देना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। क्या बीजेपी इन चुनौतियों का जवाब देने में सफल हो पाएगी? ये गंभीर सवाल है। तो चाहे वो चुनाव आयोग जो खुद फंस रहा है, जिसके एपिक नंबर के बारे में बार बार बात हुई कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसके अलावा चुनाव आयोग के अलावा बात अगर दक्षिण की करें, जो पहले रख चुका हूं आपके सामने, थोड़ा सा समअप के साथ आगे बढ़ेंगे। दक्षिण की करें तो परिसीमन और भाषा विवाद, ये दोनों दक्षिण का मामला, और दक्षिण में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, ये एक ऐसा मामला है जिससे दक्षिण भारत को सियासी तौर पर घाटा होगा। इसलिए 22 तारीख को जो बैठक होने जा रही है MK स्टालिन के प्रतिनिधित्व में, उनके लीडरशिप में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से देश की सियासत किस दिशा में जाएगी ये देखना यहां दिलचस्प होगा, क्योंकि परिसीमन के बाद सिर्फ 4 राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा है। उसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, और ये चारों राज्य आज की तारीख में NDA या बीजेपी के पास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फायदा किसको है और नुकसान किसको होने जा रहा है। परिसीमन में अगर 543 सीटों पे ही, जो आर्टिकल 81 में अगर बदलाव नहीं किया गया और 543 सीटों पर ही परिसीमन किया जाता है, तब भी 26 सीटों का, संसदीय सीटों का 26 सीटों का नुकसान दक्षिण भारत को होगा। और अगर इसमें परिवर्तन किया जाता है और लगभग 848 सीटें कर दी जाती हैं, तब भी जो फायदा है दक्षिण को मात्र 35 सीटों का होगा, जबकि लगभग 150 सीटों का, 135 से ज्यादा सीटों का फायदा इधर उत्तर भारत को होगा, जिसमें ये 4 राज्य सबसे आगे हैं। तो इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है दक्षिण भारत के लिए। पढ़े लिखे लोग हैं,
जनसंख्या कम है और उस आधार पर परिसीमन अगर करते हैं, डिलिमिटेशन करते हैं, तो वहां घाटा है। लेकिन इन सब के बीच क्या चुनाव पारदर्शी तरीके से हो रहा है? ये सवाल तो बार बार उठाए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग की आप पट्टी देख रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं, निर्वाचन सदन और एरो बना हुआ है, उधर जाइए। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन क्या ट्रांसपेरेंसी बरतेगा? और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी ने वंतारा जाकर क्या एक नया मसाला दे दिया है दुनिया के आगे? क्योंकि बात निकली है और दूर तलक जा पहुंची है। ये तस्वीरें देखना, फोटो खिंचवाना, वीडियो दिखाना बहुत अच्छा लगता है और लगातार आप एक्स के जरिए अपनी तस्वीरें वायरल करवा के आप क्या कर लेंगे? क्या आपने वंतारा का अघोषित तौर पर प्रचार किया, या क्या आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका से जो वन्य जीव लाए गए हैं उनके साथ क्या हो रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। आइए इस कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। चले सीधे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रशांत टंडन जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। बहुत कुछ रख चुके हैं हम और शुरुआत चुनाव आयोग से भी कर सकते हैं, साथ में आप वंतारा भी जा सकते हैं, साथ में आप दक्षिण भारत भी घूम सकते हैं। प्रशांत जी, चुनाव आयोग जी, देखिए, इम्पॉर्टेंट है कि चुनाव आयोग ने ये मीटिंग बुलाई है। अब इस मीटिंग पे बहुत चर्चा होनी चाहिए देश भर में कि इसकी मंशा क्या है। 2015 में इलेक्टोरल रोल के प्यूरिफिकेशन का काम चुनाव आयोग ने शुरू किया था और 2015 के बाद हम बात कर रहे हैं 2024 में, जब पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों के एपिक नंबर मिल रहे हैं और वो एपिक नंबर यानी जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो डुप्लीकेट पाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 3 महीने में इसको हम ठीक कर देंगे। तो 3 महीने में वो कितने लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया या कर रहे हैं, कैसे ठीक कर रहे हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसके ट्रांसपेरेंट तरीके सामने रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि इन डुप्लीकेट के अलावा बहुत सारे जो वोटर हैं, लाखों की संख्या में, संख्या महाराष्ट्र से उठती है कि 5 महीने में कैसे 39 लाख लोग नए जुड़ गए। ये सब चीज़ें बहुत समय से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इन सब चीज़ों को एड्रेस ना करते हुए एक नया चीज़ ले आया। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग था ये कि एपिक नंबर को यानी वोटर को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा जी। इसलिए अब ये किस लिए जोड़ रहे हैं कि इससे डुप्लीकेट वोटर को हम पहचान पाएंगे। अब इसके बारे में पहली बात कि वो वॉलंटरी है, वो कंपलसरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। इनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। दूसरी बात, नागरिकों से और पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी चाहिए, मतदाता से। सबसे बड़ा इसमें स्टेक होल्डर मतदाता है। आप बिना मतदाता से बात किए, बिना पॉलिटिकल पार्टी से बात किए, आपने एक प्रोसेस को शुरू कर दिया अधिकारियों के साथ। इसका मतलब है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप लागू करने जा रहे हैं। तो वो लागू करने के तमाम सारे जो दूसरे नफे नुकसान, उसकी चर्चा होनी चाहिए। पहली चीज कि मतदाताओं के अंदर जो शंका है कि क्या आधार से उनका वोटर आईडी जोड़ने के बाद उनके मतदान की गोपनीयता रह जाएगी, उनके मतदान की गोपनीयता को कायम रखा जा सकता है, इसका निराकरण इलेक्शन कमीशन को करना है इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले। दूसरा जो बड़ी चिंता है वो है लेवल प्ले फील्ड को कैसे डिस्टर्ब करेगा ये। हम सब जानते हैं राजीव जी कि तमाम सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो पेंशन योजना हो,
चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे वो शौचालय बनाने की योजना हो, चाहे वो मुफ्त में अनाज देने की योजना हो, ये सब कुछ आधार से जुड़ा होता है जी। सरकार के पास का डेटा है, वो मदद किसको पहुंचा रही है इसका डेटा है आधार के जरिए। अब अगर उसको वोटर आईडी से जोड़ दिया जाएगा तो सरकार के पास, यानी जो भी सत्ताधारी पार्टी है, उस सत्ताधारी पार्टी के पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं होगी, कि इन मतदाताओं को हमने जो है राशन दिया है। ये जो दो चीजों को जोड़ने का जो प्रोस एंड कॉन्स है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। पहली बात कि उसकी गोपनीयता, हम सब जानते हैं कि जो आधार है वो गोपनीय दस्तावेज नहीं है। कितने उसके ऊपर आरोप जो है वो उठते रहे हैं, किस तरीके डेटा उनका लीक होता है। सेंसस का डेटा गोपनीय डेटा है, व्यक्तिगत जो है उसमें इंफॉर्मेशन नहीं आती है। आधार का डेटा गोपनीय डेटा नहीं है। आधार का डेटा ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, सेंसस का आता है। तो आप इसको अगर लिंक कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान होंगे, जो लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, जो मतदान की गोपनीयता को के सवाल खड़े होंगे। इनको एड्रेस करके ही इलेक्शन कमीशन को इस पे आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज की इसमें क्या राय है, सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें उस वक्त दी गई थी, अब क्या दलीलें हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए, पहली बात। और 2015 में मैं नाम पढ़ देता हूं उसका, स्कीम का, जो चुनाव आयोग की थी, नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, NERPAP, ये 2015 में चुनाव आयोग ने लॉन्च की थी। उसका परिणाम ये हो रहा है कि इलेक्टोरल रोल पे कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या ये स्कीम की आड़ में आप इलेक्टोरल रोल के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए? ये कैसे नाम गायब हो रहे थे, कैसे नाम जोड़े जा रहे थे? इलेक्शन कमीशन को पहले इन सवालों को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे इलेक्शन जितने हो रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, सब पे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पहले इस पे आप एड्रेस करें, इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी को बनाएं, उसकी विश्वसनीयता को कायम करें, उसके बाद अगला स्टेप उठाएं लिंक करने का। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती है, मतदाता क्या कहते हैं। सबसे बड़ा इसमें स्टेक होल्डर मतदाता है। मतदाताओं से कोई चर्चा हुई क्या? इलेक्शन कमीशन क्या किसी जागीरदार के का दफ्तर है? इलेक्शन कमीशन भारत के नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। बिल्कुल। तो आप आधार से अगर लिंक करेंगे तो इसके बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात, जो लैंग्वेज का इशू है, लैंग्वेज के इशू में आज चंद्रबाबू नायडू के पार्टनर उन्होंने भी सवाल खड़ा कर दिया कि भाषा का जो मामला है वो जबरदस्ती नहीं हो सकता है। पवन कल्याण ने सवाल इस पे खड़ा कर दिया कि हिंदी को थोपने में वो भी विरोध कर रहे हैं। अब ये बीजेपी के अंदर भी समस्या खड़ी हो रही है। जो डिलिमिटेशन की बात है वो तो है ही कि बड़ा मोर्चा खड़ा हो रहा है। तो जो नॉर्थ साउथ का जो एक नया ध्रुवीकरण हो रहा है, ये केवल बीजेपी के लिए परेशानी नहीं बनेगा राजीव जी, ये राष्ट्रीय एकता के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। बड़ी एक नई चुनौती सामने आ रही है। उस चुनौती को आग में हवा देने का काम जो है, आग में घी डालने का काम ये सरकार कर रही है। बार बार इनके मंत्री हिंदी को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं, बगैर दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं को एड्रेस किए।
आपको उनकी चिंताओं को एड्रेस करना पड़ेगा। कोई रुपया कैसे लिखा जाएगा इस पे विवाद हो जाते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया कि ये संविधान विरोधी है ये काम। खुद लोगों ने निर्मला सीतारमण जी के ट्वीट जो है वो सामने ला के रख दिए, जिसमें उन्होंने तमिल में रुपये को लिखा हुआ था। तो बीजेपी को इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। एक नए तरीके का एक समस्या हमारे देश में खड़ी हो रही है, नॉर्थ साउथ डिवाइड, और ये राष्ट्रीयता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगा। दोनों इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वंतारा में मैं बात करूंगा बाद में। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इशू नॉर्थ साउथ डिवाइड और इन सब के बीच चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जरा आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। चुनाव आयोग और 18 तारीख की बैठक, इससे क्या उम्मीद की जाए? और सबसे बड़ी चीज कि 2021 में जो अधिनियम में चुनाव जनप्रतिनिधित्व कानून में जो परिवर्तन किया गया, थोड़ा सा सुधार किया गया, उसमें एपिक से जोड़ने की बात, आधार को एपिक से जोड़ने की बात स्वैच्छिक रखी गई कि आप जुड़वाना चाहते हैं कि नहीं जुड़वाना चाहते हैं। लेकिन ये चुनाव आयोग जनता के बीच न जाकर अब अपनी बैठक बंद कमरे में बैठक करके क्या मैसेज देना चाहता है? और सबसे बड़ी चीज यहां पर एक ये भी है कि जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव होना चाहिए उस पर सवालिया निशान है। बार बार खासकर इंडिया गठबंधन के नेता, पार्टियां और उसमें भी कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो लगातार इस पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन उसका जवाब अभी तक कुछ नहीं आया। कम से कम इतना तो आता कि हाँ इसमें हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी अभी मिली है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद से ये मैसेज आया है, और वो भी तब जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि वहां गड़बड़ी है चुनाव इसमें वोटर लिस्ट में। बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं। राजीव जी, जैसा बहुत सारी चीज़ों में बीजेपी के लोग समझते हैं कि ये उन्होंने ही किया है, लगता है अब इस खुशफहमी का शिकार वो हो गए हैं कि आधार उन्होंने ही बनाया था और इसलिए आधार को हर चीज़ से जोड़ दिया जाए। आपको याद होगा कि इन्होंने मोबाइल फ़ोन को भी आधार से जोड़ा था। सारे लोग गए थे, अपने सिम में आधार लिंक कराया था और बाद में इन्होंने कहा कि नहीं वो कंपलसरी नहीं है। एक बेमतलब की एक्सरसाइज इन्होंने करवाई थी। देखिए, आधार से वोटर आईडी को जोड़ने से पहले जो काम करना चाहिए था चुनाव आयोग को, जो सबसे ज़रूरी था कि देश में चल रही तीन जो वोटर लिस्ट है उनका एकीकरण करने की ज़रूरत थी। ये मांग जो है बहुत लंबे समय से उठ रही है कि ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट अलग है, विधानसभाओं की वोटर लिस्ट अलग है और लोकसभा की वोटर लिस्ट अलग है। यूपी में और भी कई राज्यों में है ऐसा, तीन मतदाता सूचियां चलती हैं। तो ये जो है पंचायत स्तर से मांग उठी है, नगरपालिका स्तर से मांग उठी है कि जो पंचायत में वोटर बनता है उसको सब जानते हैं, वहां नकली वोटर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। एक एक आदमी को सब आपस में जानते हैं, जितने भी चुनाव लड़ने वाले होते हैं। तो उसके आधार पर ही एक वोटर लिस्ट बनाई जाए। चुनाव आयोग को काम करने की जरूरत इस पर थी। इसके बहुत सारे प्रतिवेदन जो है चुनाव आयोग को दिए गए, मुख्य चुनाव आयुक्त को दिए गए, सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन उस काम पे करने के बदले आज ये एपिक नंबर से आधार को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मतदाता की गोपनीयता तो भंग करेगा ही करेगा, ये इसके साथ में आधार का मिसयूज भी करेगा। अभी तक जो आधार है उसको कहते हैं कि वो पहचान पत्र नहीं है, लेकिन ये जो वोटर आईडी है इसको कई जगह पहचान पत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन ये सरकार ऐसे क्रिएट कर रही है और चुनाव आयोग उसमें शामिल है, जिससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अंधेर नगरी, आप देखिए कि 18 मार्च को मीटिंग है, अच्छी बात है। इस मीटिंग में ये सारे सुझाव दिए जाएंगे, ये सारी बातें आएंगी कि आप वोटर लिस्ट को आधार से मत जोड़िए, इससे मतदान की गोपनीयता भंग होगी, इससे एक बेमतलब की एक्सरसाइज होगी, इससे लोग आधार कार्ड का जाली उपयोग करने की शुरुआत करेंगे, गलत आधार कार्ड बनेंगे। जब कांग्रेस ने आधार कार्ड बनाए थे उस वक्त 100% सही आधार कार्ड बन रहे थे। आज ये है कि इन्होंने जगह जगह प्राइवेट एजेंसियों को इसका ठेका दे दिया है और आज ये शंका पैदा होने लगी है कि आधार कार्ड सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं।
चुनाव आयोग को सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जो राजनीतिक दल हैं उनका विश्वास वापस चुनाव प्रक्रिया में आए, और जब राजनीतिक दलों का आएगा तो जनता का भी आएगा। जनता के मन में तो इस सवाल बहुत पहले से शुरू से उठ रहे हैं और अब राजनीतिक दलों ने उसको कहना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि 2018 में कांग्रेस ने सबसे पहले इस सवाल उठाया था, लेकिन कोई चुनाव आयोग ने उस पर गौर नहीं किया और 2019 का चुनाव जो है वैसा का वैसे ही बीजेपी जीत गई। अब महाराष्ट्र पे इतने बड़े फैक्ट आए हैं कि इतने सारे वोटर जो है 5 महीने में कैसे बन गए, जिसका जवाब आज तक वो नहीं दे पाए हैं। तो ये 18 मार्च की मीटिंग अच्छी है, लेकिन ये कागजी कार्रवाई है, इसमें चुनाव आयोग कैसे करेगी, क्या करेगी, ये इसको देखने की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव है उसके लिए जो कमेटी आपने बनाई है, नया निर्धारण किया है, उसको हम सुनवाई करेंगे और आगे उसकी डेट दे रखी थी। उस डेट से पहले उन्होंने उसकी मीटिंग बुलाकर और नया चुनाव आयुक्त को बना दिया। तो नए चुनाव आयोग का जो विश्वसनीयता है वो तो वैसे ही संदिग्ध हो रही है जी। भाई आप 2 आदमी आपके सरकार के, एक आदमी नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी ने यही कहा था मैं क्या करूंगा, लेकिन गए राहुल गांधी अपनी बात कह के आए। पहले होता था एक नेता सदन का जो नेता होता था प्रधानमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसमें एक बात होती थी, निष्पक्ष चुनाव आयुक्त का नाम आता था और इससे देश में एक विश्वसनीयता बनती थी। भाई जब लोकतंत्र की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाएगी तो चुनाव कैसे होंगे, क्या होंगे, ये सोचा जाना बहुत जरूरी है। देखिए ये लगातार एक के बाद चुनाव, हम इसी में बोलते हैं चुनाव आयोग एक के बाद एक ऐसा काम लगातार कर रहा है 2014 के बाद से। आपको याद होगा कि इन्होंने मोबाइल लेबर के लिए जो जहां है वो वही उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाले, इसकी भी शुरुआत करने की कोशिश की थी, लेकिन राजनीतिक दलों के विरोध के बाद वो नहीं हुआ। उससे क्या नुकसान होने वाला था वो हमने भी बताया था, आप लोगों ने भी बताया था, सबने बताया था, राजनीतिक दलों ने बताया था कि इसके जरिए जाली मतदाताओं को दूसरे किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये वोट डलवा देंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि डाक मतपत्र का दायरा बढ़ा दिया। डाक मतपत्र केवल पहले सेना और सुरक्षा बलों के लिए जो बाहर होते थे और जो चुनाव में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी थे उनके लिए उपयोग में आता था। अब घर घर जाकर आप बीमारी के नाम पे, वृद्धावस्था के नाम पे डाक से आप मतपत्र डाल सकते हैं। वो आपका जाता है चुनाव अधिकारी, चुनाव विभाग का आदमी, और वहां जाके आपका वोट जाके ले आता है। ये वोट हजारों की तादाद में डलने लगे हैं। बहुत सारे इशू हैं चुनाव को लेकर और राजनीतिक दलों को सबसे पहले तो देखिए एक काम करना चाहिए जो अभी तक किसी भी दल ने नहीं करा, अपने अंदर इसके लिए एक जो है छोटा सा कोई प्रकोष्ठ बनाए, छोटी सी कमेटी बनाए जो इस पे गौर करे। कांग्रेस में इस पे कुछ काम हुआ था, 1-2 लोग अच्छी तरह काम कर रहे थे, पर औपचारिक तौर से कहा भी गया कि इसके लिए एक कमेटी बनाइए कि जो सिर्फ यही काम करे कि चुनाव में कहां कहां धांधलियां हो रही हैं, किस किस स्तर पे हो रही हैं, वो वोटर लिस्ट से लेकर ईवीएम मशीन तक, पोलिंग बूथ में होने वाली गड़बड़ियों तक, सब पे काम करे। लेकिन वो नहीं हुआ। अब ये आधार पे जो कंफ्यूजन शुरू कर रहे हैं ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अभी तक आधार की एक विश्वसनीयता थी, उस आधार की विश्वसनीयता को भी खत्म कर देंगे। 3-3 वोटर लिस्ट का मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको एड्रेस करने की जरूरत थी। एपिक नंबर 2-2 कैसे हैं, इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, न वो बता पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक दूसरी बात जो हम जरूर कहना चाहेंगे कि जो आपने वंतारा का सवाल उठाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के एक वन्य जीव संगठन ने इस पर रिपोर्ट दी थी, जिनका भी आपने नाम लिया कि कई मीडिया संगठनों ने छापा था जी। वो दक्षिण अफ्रीका का ही था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे वन्य जीव यहाँ पे लाए गए हैं और उसके बाद जब उन पे दबाव आया तो उन्होंने वो सारी स्टोरीज वापस ली। देश में प्राइवेट वन्य जीव जो सेंचुरी है वो बनाई ही नहीं जा सकती। वन्य जीव के लिए बहुत कड़े कानून है। वन्य जीवों का संरक्षण एक बहुत ही नाजुक किस्म का मुद्दा है। देश में इस पे बहुत बड़ा काम हुआ है। प्राइवेट वन्य जीव जो सेंचुरी है वो सिर्फ मनोरंजन की चीजें हैं। जैसे घरों में लोग मनोरंजन की अपने तमाम चीजें करते थे, बड़े सेठ साहूकार राजे रजवाड़े,
वो उसी तरह का अंबानी परिवार ने किया है। और इसमें जो जर्मनी पत्रिका की रिपोर्ट आई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकार इसका जवाब नहीं दे पाएगी, अंबानी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और पूरी दुनिया में भारत के वन्य जीव के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बता रही हैं कि देखिए सरकार इन दिनों कुछ काम नहीं कर रही है। सरकार ने सब कुछ एक ही चीज पे छोड़ रखा है। अभी हम लोगों ने देखा ही होली और रमजान के जुमे पे सब कुछ ठीक से निपट गया, अच्छा हुआ। वो उस देश की जनता की वजह से, जो देश की जनता जो है हमारी हमेशा प्रेम और भाईचारा चाहती है, ये काम उसने किया। नहीं तो बीजेपी ने, मोदी योगी सरकार ने और गोदी मीडिया ने आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरी तरह इस देश को अफवाहों के हवाले कर दिया था। लोगों से कहा जा रहा था तुम ये करो, तुम ये नहीं करो, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन इस देश की जनता ने यह साबित किया कि उसके मन में एक भाईचारे की बात है। आजादी के आंदोलन से जो भाईचारे का हमारे यहाँ देश में माहौल बना था वो आज भी कायम है। एक, राजनीतिक दलों को इनको आगे ले जाने की जरूरत है। दूसरा, चुनाव के मामले में बहुत गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसे ही चुनाव होते रहे तो फिर बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। और जब तक बीजेपी हारेगी नहीं, मोदी हारेंगे नहीं, तो चुनाव आयोग ऐसे ही काम करता रहेगा। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। चुनाव आयोग है तो मोदी जी है, मोदी जी है तो ये चुनाव आयोग है। इसको कैसे तोड़ा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, और चुनाव आयोग खुद को कितना सुधारता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी सुधार कार्यक्रम में एक बैठक जो 18 तारीख को बुलाई गई है, आज 15 तारीख है, आज से ठीक तीसरे दिन यानी मंगलवार को ये बैठक बुलाई गई है। क्या इस बैठक से निकल के बहुत कुछ आएगा? क्या इस देश में चुनाव की प्रक्रिया जो है उसमें सुधार होगा? एक बड़ा सवाल। और इन सवालों के बीच आज मायावती ने इशारों में इंडिया गठबंधन का साथ क्यों दे दिया? ज़रा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। आज काशीराम जी की जयंती है, और इस मौके पे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो मायावती ने बात कही है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भी जाति जनगणना की मांग कर रही हैं, वो भी, और वो कह रही हैं कि कुछ भी हो जाए मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी। हालांकि पिछला 10 साल उन्होंने कैसे बीजेपी के साथ अघोषित तौर पर दिया है ये किसी से छिपा नहीं है। जरा ये इस राजनीति को भी आपके जरिए हम समझना चाहते हैं। दूसरा, चुनाव जो बात कह रहे थे शकील अख्तर जी कि जब तक चुनाव ठीक ढंग से नहीं होगा, जब तक बीजेपी हारेगी नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटेंगे नहीं, तब तक पारदर्शिता की कैसे उम्मीद की जाए? कितना दम है इन बातों में? और जरा मायावती जी की जो राजनीति है उसको भी जरा बताइएगा। शुक्रिया राजीव जी। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा डीबी लाइव को कि मुझे लगता है कि सबसे पहले मुहिम में डीबी लाइव शामिल रहा है चुनाव आयोग की इस तरह की गड़बड़ियों को लेकर के। राहुल गांधी और विपक्ष ने उसको बाद में उठाया है, तो उस मुहिम का हिस्सा हम लोग रहे हैं। और कम से कम चुनाव आयोग दिखावे के लिए ही कसरत तो कर रहा है, ये तो स्वीकार कर रहा है कि हाँ चीजें दुरुस्त नहीं है। लेकिन जिस तरह की नरेंद्र मोदी की राजनीति है हम सब जानते हैं कि वो उसी में कुछ ऐसा निकालते हैं जिससे चीजें और ज्यादा उनके पक्ष में हो, वो और उसका दुरुपयोग कर सकें। पहली बात तो ये। दूसरा, वन तारा को लेकर के जो हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे अचानक याद आ गया कि मोदी जी का तो बचपन का नाता है, और मोदी जी को आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उनके रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। जब वो बच्चे थे तब वो तालाब से मगरमच्छ का बच्चा लेकर के आए थे, और अभी भी उनके घर में कुछ इस तरह के वीडियो हैं कि शेर के बच्चे पलते हैं, जबकि ये भी कानूनन गलत है। कोई भी इन जानवरों को, इनके बच्चों को अपने घर में नहीं रख सकता। मोर भी पालते हैं, मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी कानूनन अपराध है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, इसी के लिए वो नारा लगा था कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तीसरी बात मायावती से जुड़ी हुई है, और आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो वक्तव्य दिया है और लिखित वक्तव्य है, उसमें 3 ऐसी बातें कही उन्होंने जो
इशारा ही नहीं कर रही हैं। अब तो मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रही है। मायावती ने बहुत खुल करके आज जाति जनगणना की बात की, जोड़ा उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर से कि जो राष्ट्रीय जनगणना है वो उसी संविधान का हिस्सा है और उसे होना चाहिए। जो जनगणना है उससे जन कल्याण होता है। और यही बात राहुल गांधी कहते रहे हैं कि जाति जनगणना इसलिए चाहिए कि ताकि हम मर्ज को समझ सकें कि असल में बीमारी है कहां, इसको समझ सकें और फिर उसके बाद उसका इलाज हो। ये जानकारी मिले कि कहां कितना माल है, किस पर कितना कब्जा है और कौन कितना अभाव में जी रहा है। तो जाति जनगणना की मुहिम को साथ देना मायावती का, ये बहुत कुछ खुल करके इशारा कर रहा है। दूसरी बात, उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया जिसका भी परसों ही राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग उस डिबेट में थे। राहुल गांधी ने पद्म व्यूह की बात की थी कि जहां 6 स्टेट्स में करीब कई लाख बच्चे वो पेपर लीक होने की वजह से परेशान हुए और ये पद्म व्यूह है जो बेरोजगारों को इस तरह से फंसा करके उनको हताश कर रहा है, निराश कर रहा है और कई नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। मायावती ने आज जो हमला किया है बीजेपी पर, और ये भी बहुत आश्चर्यजनक है। आपने जिस बात को रेखांकित किया कि मायावती अघोषित रूप से बीजेपी के साथ चुपचाप खड़ी रही, उनके जोरदार जो हमले होते थे वो कांग्रेस पार्टी पर होते थे और समाजवादी पार्टी पर होते थे। आज कांग्रेस पार्टी पर हमला नहीं था, आज बीजेपी पर हमला हुआ है और थोड़ा सा हमला समाजवादी पार्टी पर हुआ है। अच्छे दिन की बात की उन्होंने कि अच्छे दिन के वादे करके लोगों को चक्रव्यूह में फंसाया गया, झूठा वादा किया गया और लोग उस चक्रव्यूह में पिस रहे हैं। तो ये वही भाषा है जो राहुल गांधी की भाषा है। इसके अलावा एक और उन्होंने बात वो नामों को लेकर के की और माहौल कैसा है इसको लेकर के भी की कि क्षेत्र के आधार पर, समुदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो विभाजन किया जा रहा है, जो तनाव पैदा किया जा रहा है, वो देश हित में नहीं है। मायावती वही बात करे जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो सीधे सांप्रदायिक तनाव के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ मायावती ने आज एक मोर्चा लिया। उन्होंने कहा कि जब बीएसपी की आयरन लेडी थी, वो खुद को भी आयरन लेडी कह रहे हैं, कि तब ये सब नहीं था और ये हम लोग उसके साक्षी हैं। हम लोग उस समय लखनऊ में ही थे जब मायावती गवर्नमेंट रही और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला भी आया था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के। उस समय बिल्कुल नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं हुआ। उनको माना जाता है कि वो बहुत अच्छी शासक रही है। तो उसको भी उन्होंने रेखांकित किया कि जो सांप्रदायिकता है, जो विभाजन है, वो ये बीजेपी सरकार कर रही। और तीसरा, नामों को लेकर के कि नाम बदल देना, उसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी घसीटा। जैसे जो जिले बनाए थे मायावती ने अपने रिजीम में, वो नाम समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदले थे और अब तो सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं। अब प्रयागराज नाम कर देने से इलाहाबाद का, तो क्या कुंभ में जो भीड़ आएगी वो मैनेज हो जाएगी सिर्फ नाम बदलने से? या आप मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर देंगे तो क्या वहां गरीबी मिट जाएगी, वहां कुलियों की समस्या दूर हो जाएगी जो बेचारे राहुल गांधी से मिल रहे हैं? तो सिर्फ नाम बदलने से नहीं होगा। और नाम क्यों बदले जा रहे हैं? मायावती ने तो सीधा ही इशारा किया, उन्होंने हमला किया इस पर कि नाम नहीं बदले जाने चाहिए। ये जो नाम बदलने की कवायद है वो गलत है, ये गलत परिपाटी। तो आज जाति जनगणना से लेकर के और चक्रव्यूह की बात करना, अच्छे दिन के झांसे की बात करना और उसके बाद नाम बदलाव की, और इस शासन में आप दिल्ली में अभी औरंगजेब की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जब मिडिल क्लास का करोड़ों रुपया डूब गया शेयर मार्केट में, तो उसको कुछ नश्तर तो देना ही था, एक बड़ी डोज देनी थी।
तो वो बड़ी डोज मिल रही थी, वहां से इतिहास में चले जाइए कि साहब औरंगजेब ने कितने रोज वो कितने जनेऊ काट करके चलाता था। ये कौन सा इतिहास में लिखा? मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने तो ये इतिहास नहीं पढ़ा। इतिहास में जो चीजें बहुत पुख्ता तौर पर हैं। और औरंगजेब के साथ तो मुझे आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति की राजधानी में केवल 35% मुस्लिम हो, उसको कहा जाता है कि नहीं साहब इसने तो धर्मांतरण किया और हिंदुओं पर अत्याचार किए। राजधानी में सिर्फ 35% मुसलमान थे, 65% हिंदू ही थे, और उसके सिपाही सालारों से लेकर के प्रशासन में सबसे ज्यादा हिंदू पूरे मुगल काल में थे। लेकिन लोगों को नश्तर देना है, थोड़ा और डोज देना है, वो भूल जाए कि हमारा हजारों करोड़ रुपए डूब गया। या मोदी जी गए थे ट्रंप साहब के सामने, वो जो वहां पर अपमान किया ट्रंप ने और लोगों को जिस तरीके से भेजा, वो लोग भूल जाए। इसकी पूरी कवायद इस समय चल रही है। और होली क्या पहले नहीं होती थी? अभी जो होली में हो रहा है साहब, मस्जिदें ढकी जा रही हैं। ये मतलब शर्म से हम लोग क्या क्या मुंह दिखाएं। दुनिया के वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले प्रधानमंत्री, अगर ये स्थिति आ जाए किसी भी राज्य में, अभी गुजरात में एक दलित को नंगा करके घुमाया गया, ये वो गुजराती मॉडल है जहां 150 देशों में आज भी दलित मंदिरों में नहीं घुस पाते हैं जी। आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की जाती है। तो ये जो पूरी स्थिति है, उस पर आज मायावती ने जो बोला, वो वही लाइन थी जो राहुल गांधी बोलते रहे, और इसलिए मुझे बहुत कुछ संभावना अब नजर आ रही है। आज कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला। पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा ही था कि अगर मायावती साथ होती तो शायद ये नतीजा नहीं होता, यहां से भी नीचे चले गए होते तमाम बेईमानी के बावजूद। अब कुछ जो संकेत है खुले तौर पर, वो भविष्य की राजनीति को नए तरीके से सृजित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव है, फिर 29 की लोकसभा की हो सकता है। अभी से तैयारी और मन बना रही हो मायावती जी, तो इन चीजों को भी उनका खुलासा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। राजीव जी। इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है उस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं और समझना चाहता हूं। 18 तारीख को चुनाव आयोग की बैठक है। उस बैठक में जो मेन मुद्दा है वो है एपिक नंबर को आधार कार्ड से जोड़ने का, और चुनाव आयोग का कहना है कि ये अगर कर देते हैं तो जो गड़बड़ियां हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। दूसरी तरफ दक्षिण भारत का हाल आप जान ही रहे हैं, डिलिमिटेशन को लेकर, भाषा विवाद को लेकर लगातार दक्षिण भारत और खासकर डिलिमिटेशन को लेकर इंडिया गठबंधन के साथ साथ कुछ ऐसे दल भी हैं जो साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ भी 22 तारीख को बैठक है, और चाहे पंजाब हो, चाहे ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हों, ये तमाम नेता और पिनरई विजयन तक केरल के मुख्यमंत्री, ये सब ऑलरेडी आ चुके हैं साथ स्टालिन के। कैसे देखा जाए, पहले चुनाव से ही अगर शुरू किया जाए, चुनाव आयोग से शुरू किया जाए, तो आधार और एपिक नंबर से लेकर परिसीमन तक, मतलब उत्तर से दक्षिण तक जो स्थिति है उस पर थोड़ा आपका नज़रिया, और साथ साथ क्या आधार कार्ड से जोड़ देने मात्र से जो गड़बड़ियां हैं वो दुरुस्त होते हुए दिखाई देती हैं, या यहाँ चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों से बचने की कोशिश में एक कोशिश कह लें, एक प्रयास कह लें, ये जो बैठक है वो माना जाए? देखिए राजीव जी, मैं अभी कोई मोटिव एट्रीब्यूट नहीं करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन पर, क्योंकि ये नए जो आए हैं कमिश्नर, इनकी पहला प्रयास है ये उनका। राजीव कुमार के बाद जो नए कमिश्नर आए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी सदारत में या उनकी आयोजन में पहली कोशिश है।
राजीव कुमार तो विपक्षी दलों से मिलते ही नहीं थे, मिलने का टाइम ही नहीं देते थे। तो मैं थोड़ा सा अभी ये जो इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, एपिक कार्ड जिसको कह रहे हैं, उसमें जो आर्गुमेंट दिए गए हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड गुम जाए तो वो उससे बचने के लिए या धांधली को रोकने के लिए, अब इसमें जो एक लॉजिक है कि जो हमारे पर्सनल डाटा हैं वो, अब पर्सनल डाटा तो मेरे ख्याल से अब कुछ रहा नहीं है, क्योंकि इस सरकार के रहते सब कुछ पेगासस जैसा जो यंत्र है वो आपके बेडरूम में घुस चुका है, तो आपकी प्राइवेसी को, जीवन को ही नष्ट कर दिया गया है। जनता के बीच में जो अभी एक डर है वो ये कि जनता तो बीजेपी को हराती है पर चुनाव आयोग उसको जिता देता है। ये कुल मिलाकर मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार वोटर लिस्ट को लेकर हो या एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने मतदाता बढ़े, एक एक बिल्डिंग में बढ़े, एक एक घर में बढ़े। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो बहुत ही डरावने हैं कि एक ही परिवार में कितने लोगों को एक ही नाम के, एक ही उम्र के बच्चे मिले। ये तमाम चीज़ें डराने वाली हैं। मैं सोच रहा हूँ कि 18 तारीख को ये बैठक हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी तैयारी है सारे दलों की। खासकर आपने देखा कि टीएमसी के लोग तो घुस गए थे उसमें, चुनाव आयोग के अंदर बहुत ही आक्रामक तरीके से, क्योंकि उनके लिए तो जीवन मरण का सवाल है ना ये जो चुनाव हैं, बंगाल के चुनाव। और सबसे ज़्यादा शिकायतें जो बंगाल में आ रही हैं वोटर लिस्ट को लेकर, ममता बनर्जी ने खुलेआम जो लगाया है आरोप, तो अगर बंगाल में उसी तरह की धांधलियाँ होती हैं जैसी महाराष्ट्र में हुई या और जगह बता रहे हुई हैं, दिल्ली में आरोप है आम आदमी पार्टी का या हरियाणा में आरोप है, तो बंगाल में तो बहुत उलटफेर हो जाएगा और उलटफेर नहीं काफ़ी हिंसा हो जाएगी। तो इसलिए उस हिंसा को रोकने के लिए भी ज़रूरी है कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हो। एक दूसरा मुद्दा ये भी है राजीव जी कि बीजेपी के पास अब कोई मतलब लूज करने वाली स्टेट्स ही बची हैं, तो इसलिए बीजेपी अगर थोड़ा सा कॉशियसली भी इलेक्टोरल रोल्स को लेकर है तो मेरे ख्याल से, जैसे मान लीजिए कि बंगाल में उसके लिए कोई चांस नहीं है या तमिलनाडु में नहीं है या केरल में नहीं है, ये जो स्टेट्स हैं जो थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं, वो असम में है मान लीजिए, तो असम में ऑलरेडी उनकी हुकूमत है और जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो इस अगले साल जो मुख्य चुनाव हैं उसमें कोई बीजेपी का इस तरह का स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। जो आएगा स्टेट इन्वॉल्व होगा वो यूपी का होगा जो 2027 में आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी हम लोगों को वेट करना चाहिए। 18 तारीख को हमारे विपक्षी दल जितनी तैयारी से लगे हुए हैं, कांग्रेस भी लगी है, इंडिया ब्लॉक के दल भी लगे हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ, मेरा ऐसा मन है कि विचार है कि अभी हम एकदम से शंका जाहिर नहीं करें, मतलब जी बिल्कुल कमीशन की मंशा पर या नियत पर, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर कोई काम करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब उस तरह से एक चांस तो हमको देना चाहिए कि अगर हम मायावती को चांस देने को तैयार हैं, मान लीजिए कि मायावती ने अपना मन बदल दिया या कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ जो खड़ी थी आज तक, अभी भी मतलब उनको लेकर तो भ्रम बना ही हुआ है, तो हम एक मौका शायद चाहे तो इलेक्शन कमीशन को देके सोच सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। तो 18 तारीख की बैठक का में विपक्षी दल किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से उसको लेते हैं, हमको इलेक्शन कमीशन की जो बैठक है उसको इस संदर्भ में लेना चाहिए कि ये जो पूरा झगड़ा चल रहा है अभी नॉर्थ साउथ का जी, ये मूलतः वही है जो इस देश की जो विपक्षी दल मांग कर रहे हैं लगातार कि आप
दो चीज़ों की मांग कर रहे हैं कि आप जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं और सेंसस क्यों नहीं करवा रहे हैं। दो चीज़ों की मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना के साथ आप सेंसस के साथ जाति जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहते। दूसरा ये कि ये जो परिसीमन कर रहे हैं, तो अगर जाति जनगणना नहीं की है, वो परिसीमन कर रहे हैं, तो परिसीमन का आधार क्या है? मतलब अगर सेंसस नहीं है तो क्या राज्यों की के आधार पर, वोटर लिस्ट के आधार पर या मतदाताओं की संख्या के आधार पर ये परिसीमन करना चाहते हैं? तो फिर सेंसस को क्या अवॉइड करना चाहते हैं, और फिर सेंसस को अवॉइड करना चाहते हैं तो क्या जाति जनगणना को अवॉइड करना चाहते हैं। दक्षिण के राज्यों का सबसे बड़ा आरोप ये है कि एक जो एफिशिएंसी और परिवार नियोजन को लेकर उन्होंने अपने जनसंख्या पर नियंत्रण रखा और इकोनॉमी पर खासकर जोर दिया, और भाजपा शासित राज्यों में का नारा ही ये है आरएसएस का कि आप हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए जी। अब हिंदी भाषी राज्यों के हिंदू या हिंदी भाषी राज्यों में जनसंख्या बढ़ रही है और दक्षिण के हिंदू भी नहीं ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके लिए परिवार को एक सुखी जीवन देना ज्यादा जरूरी है। मतलब दक्षिण भारत के हिंदू भागवत को नहीं मानते या बीजेपी को नहीं मानते, संघ को नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि वो परिवार को कैसे चलाएं। अब आप दक्षिण भारत के लोगों को जनसंख्या के आधार पर सीटें उनकी वही रखते हुए उत्तर भारत में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाहते हैं। आप टोटल सीटें जो बढ़ाना चाहते हैं वो करीबन 1200 के करीब करना चाहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की बढ़ा के, जो पुराना पिछला प्रस्ताव था जी। तो उसमें लोकसभा की जो सीटें बढ़ाना चाहते हैं 200 से ऊपर सीटें जो बढ़ाना चाहते हैं 200-300, वो कहाँ बढ़ेंगी? वो बढ़ेंगी भाजपा शासित राज्यों में। उत्तर प्रदेश में जहाँ 25 करोड़ आबादी है भी मान लीजिए, और वहाँ 80 सीटें हैं, तो अगर आप उनको बढ़ाकर 100 सीटें कर देते हैं, या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में या गुजरात में, केवल इन 5 राज्यों में अगर आप सीटें बढ़ा देते हैं, तो आपका जो हमको खेल समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि उसके आधार पर आप राज्यसभा में भी सीटें बढ़ाना चाहते हैं और लोकसभा में भी बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुमत को आप बैकडोर से प्राप्त करना चाहते हैं। ये है। तो ये जो लड़ाई है कि स्टालिन जो कह रहे हैं कि आप 1971 की जो जनसंख्या है उसको 30 साल के लिए फ्रीज कर दीजिए, कि आप 1971 का के आधार पर परिसीमन को आने वाले 30 सालों के लिए फ्रीज कर दीजिए। अमित शाह ये तो कह रहे हैं कि दक्षिण की सीटें कम नहीं होंगी या तमिलनाडु की कम नहीं होंगी, पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश की, बिहार की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की नहीं बढ़ाएंगे। वो ये नहीं कह रहे। तो वो क्या कर रहे हैं कि छोटी लकीर को नहीं, एक लकीर को नहीं काट रहे हैं, उसके सामने एक लकीर दूसरी बड़ी कर रहे हैं, और इतनी बड़ी कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, ये जो चल रहा है ना, ये बहुत भयानक चल रहा है राजीव जी। ये जो 22 तारीख की बैठक है, ये आप इसमें मान लीजिए कि रुपए का चिन्ह जो बदला है वहाँ तमिलनाडु में, परिसीमन को लेकर जो लड़ाई है, 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर जो लड़ाई है, इसमें आप 25 चीजें और जोड़ लीजिएगा और एक दिन आप ऐसा पाएंगे कि पूरा का पूरा दक्षिण जो है हमारे उत्तर से पूरी तरह से कट गया है, अलग हो गया है। क्योंकि पुराने जो नारे लगा करते थे कि तमिलनाडु को एक अलग राष्ट्र के रूप में मानने के जो पुराने घोषणा पत्र चलते थे, कि वो मानते ही नहीं उत्तर की सार्वभौमिकता को, तो तमिलनाडु के मंत्री ने कहा कि आप उत्तर पर ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा उत्तर के विकास पर
लगे रहिए, आप दक्षिण को भूल जाइए। ये जो खतरनाक मामला है, या एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान, वो पिछली बार भी एजुकेशन में थे, इस बार फिर उनको दे दिया, और इतने एजुकेशन में घपले हुए हैं और एरोगेंट हैं पूरी तरह से। वो दक्षिण के राज्यों से, तमिलनाडु से बहुत ही एरोगेंटली बात करते हैं। इसमें जो बड़ा मुद्दा है कि उड़ीसा के जो नवीन पटनायक हैं उनकी पार्टी भी सहमत हो गई है। ये केरल के मुख्यमंत्री तो हैं ही, सिद्धारमैया हो गए हैं साथ में। तेलंगाना से ये हैं ही, रेवंत रेड्डी तो पहले दिन से साथ हैं। आंध्र से ये वाईएसआर पार्टी के ये हो गए साथ में। इसमें नायडू अकेले पढ़ने वाले हैं पूरे के पूरे साउथ में। तो इसलिए ये, अगर ये विभाजन हो जाता है जिस तरह का विभाजन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को देश कभी माफ नहीं करेगा। ये आजादी के बाद का जो भारत पाक विभाजन हुआ, जिसके लिए गांधी को दोषी ठहराते हैं, ये जो विभाजन है, इसके लिए कौन दोषी होगा? मोदी जी होंगे कि अमित शाह होंगे? कौन होगा बता नहीं सकते, क्योंकि ये जो विभाजन है ये अलग किस्म का विभाजन है। ये भौगोलिक विभाजन नहीं है, ये इमोशनल जो डिवीजन है, पार्टीशन है, कि जिसमें आपने आज रुपए का चिन्ह बदला है, कल से आप करेंसी बदल दें और कहें कि हम आपकी करेंसी को नहीं मानते, आप क्या कर लेंगे? आप एक अलग किस्म के मोड में, और जो देश से संबंधित महत्वपूर्ण विषय हैं उनको छोड़ के आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, ध्यान हटा रहे हैं भाषा का मुद्दा डाल के, डिलिमिटेशन का मुद्दा डाल के। तो ये लोग अब समझ गए हैं पूरा का पूरा आपका जो इस सरकार का जो खेल है उसको समझ गए हैं। अगली आपकी, जब आप मुझे कहेंगे बोलने का, तब आप इस पर हम बात कर सकते हैं। बाकी जो आपके मुद्दे हैं, वंतारा का मुद्दा है या आपके दिमाग में और कोई विचार हो तो उस पर बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास। गर्ग साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें और बहुत गंभीर बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं, और चुनाव आयोग से लेकर डिलिमिटेशन और वंतारा और मायावती जी, इन तमाम मसलों पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों के साथ देश की सियासत किधर जा रही है, और साथ साथ क्या चुनाव पारदर्शी तरीके से होगा, क्योंकि अभी 6 महीने का गैप है, और इन 6 महीनों में अगर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सुधार लेता है तो ये तय मानिए कि आने वाला समय जो होगा, खासकर चुनावी समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि चुनाव में अगर कहीं से भी धांधली की बू आती है तो इसको दूर करना चुनाव आयोग का काम है, और विपक्षी दलों का, सत्ता पक्ष का भी, सबका, जो राजनीतिक दल हैं उनका भी काम है, और वो दबाव तो बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं चुनाव आयोग पे। क्या अब, जबकि राजीव कुमार जा चुके हैं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश कुमार अब उनकी कुर्सी पर बैठ चुके हैं, उनका साथ 2 और चुनाव आयुक्त दे रहे हैं, और ये सब मिलकर क्या कुछ सुधार करेंगे? और बहुत सही कह रहे थे श्रवण गर्ग साहब कि 18 तारीख को मीटिंग के बाद क्या निकल के आता है, उस चीज़ को उसके बाद उस पर समीक्षा करना बेहतर होगा, और क्योंकि उससे पहले थोड़ी सी इतनी लिबर्टी तो दी जाए कि चुनाव आयोग कुछ अच्छा सोचे, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा सोचे। बहुत सही कह रहे थे। दूसरी बात महत्वपूर्ण जिसको लेकर आना चाहता हूं सीधे अमलेंदु जी आपके पास, कि चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या दक्षिण हो, इन सब राज्यों में अब आगे एक परिसीमन का मामला, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला, जैसे जैसे 2026 सामने आएगा, जिसको लेकर ऑलरेडी 22 तारीख को जो बैठक बुलाई है स्टालिन ने। और यहां देखिए एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि एमके स्टालिन अपने दूत को भेज रहे हैं अलग अलग उन राज्यों में जो इनके साथ नहीं, जैसे उन्होंने भेजा रेवंत रेड्डी के पास भेजा,
उसके अलावा उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास अपने 2 प्रतिनिधियों को भेजा और उधर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री के पास भेजा, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के पास भेजा और उन्होंने तो यहां तक कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए भी उन्होंने संदेशा भेजा है, पिनरई विजयन को भी साथ में, और उन्होंने कह दिया साथ में हम हैं। ये सब जो एक बैठक होने जा रही है 22 तारीख को बैठक, इस बैठक के बारे में बात बहुत ज़रूरी है करना, जिस पर थोड़ी चर्चा हमारे तमाम साथियों ने पहले की है। आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या यहां से, क्योंकि 2 चीजें हैं, एक है कि अगर 848 सीटें हो जाती हैं, अगर आर्टिकल 81 में बदलाव किया जाता है और सीटों को बढ़ाया जाता है, तब भी उत्तर भारत के 4 राज्यों को बहुत फायदा है, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। इन 4 राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा है और चारों राज्यों में, पहले भी कह चुका हूं, चारों राज्यों में आज की तारीख में बीजेपी रूल कर रही है, अपने कुछ खासकर बिहार में अपने सहयोगियों के साथ और बाकी इन 3 राज्यों में खुद के दम पे। और लेकिन दक्षिण भारत में अगर 543 सीटें रहती हैं, तब भी परिसीमन के बाद 26 सीटें लूज कर रही है, दक्षिण भारत लूज कर रहा है, 26 सीटें लूज कर रहा है। अगर 543 सीटें रहती हैं, 543 सीटें रहती हैं, तब भी यहीं पे पेच फंसा हुआ है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, असल में इसकी शुरुआत तो 2014 में जब सरकार बनी थी मोदी जी की पहली बार, तभी इसके ऊपर काम करना शुरू हो गया था। और अमित शाह ने जो कहा था कि हम 50 साल राज करेंगे, वो यूं ही नहीं कह दिया था, मतलब ताव में आकर नहीं कह दिया था, जीत की खुशी में नहीं कह दिया था कि हम 50 साल राज करेंगे। उसके लिए आरएसएस एजेंडा बनाकर काम कर रहा था और उस एजेंडे को लागू किया जाना था और उस पर लंबा काम किया जा चुका था। ये अब मालूम पड़ रहा है कि किस तरीके से उस पर काम शुरू हो चुका था। और राजीव जी, जिस समय नया बना अपना ये संसद भवन और उसमें सीटों की व्यवस्था की गई, तो उस समय भी ये सवाल उठे थे कि क्या ये 2026 के डिलिमिटेशन की तैयारियां, और तर्क भी यही दिया गया कि नई संसद जो है वो जब परिसीमन होगा तो उसके बाद जो है सीटें बढ़ेंगी, तो इसलिए किया जा रहा है। अब देखना राजीव जी ये है कि ये जो परिसीमन की चर्चा चल रही है, ये एक तो इसके जरिए उत्तर और दक्षिण को बांटना चाहते हैं, जो डिवाइडर एंड चीफ की अपनी पॉलिसी है बांटो और राज करो की, तो उसके तहत ये बांटना भी चाहते हैं। इनको लगता ये है कि जो 7 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित होने हैं राजीव जी, उसमें उड़ीसा में इनकी सरकार है केवल, और बाकी सब जगह जो है विपक्षी दलों की सरकार है। आंध्र प्रदेश में ये साथ में है तेलुगु देशम के, तो वहां समझ सकते हैं कि एनडीए की सरकार है। तो यानी एक तरीके से देखा जाए कि इनको अगर दक्षिण बनाम उत्तर होता है तो ये सोचते हैं कि इससे फायदा इनको होगा, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं राजीव जी कि ये देश विभाजन की भूमिका तैयार कर रहे हैं एक बार, और देश विभाजन की भूमिका डिलिमिटेशन के नाम पे ये करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आरएसएस का एजेंडा हो ये किसी भी तरीके से देश का विभाजन फिर से किया जाए और उसके तहत ये इस पर काम करना चाहते हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक तरीके से है। जैसा आपने कहा कि मैं अगर 543 सीटें ही रहती हैं और अभी जो है जो 2021 की तो जनगणना हुई नहीं है, तो 11 की जनगणना के आधार पर भी, या आप कोई और तर्क लेकर आते हैं उसके आधार पर अगर आप करते हैं डिलिमिटेशन, तो फिर ये डिलिमिटेशन जो है इसका मतलब कि दक्षिण की 26 सीटें कम हो जाएंगी। जैसा गर्ग साहब ने कहा कि अमित शाह ये तो कह रहे हैं कि उनकी सीटें कम नहीं होंगी, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तर भारत की बढ़ेंगी नहीं। तो यहाँ भी पेच है राजीव जी। तो जो जिस तरीके से आरएसएस के लोग बोला करते हैं द्विअर्थी संवाद, तो उसी तरीके से द्विअर्थी संवाद जो है अमित शाह इस पर मसले पर बोल रहे हैं। दूसरा राजीव जी, इस जो डिलिमिटेशन का मुद्दा है ये एक गंभीर चुनौती भी बनता चला जा रहा है, और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी जो अपनी रणनीति बना रही है, हो सकता है कि उनको लगता हो कि इससे उनको फायदा होगा, लेकिन ये फायदे के बजाय देश का नुकसान जो है वो ज्यादा इसमें देखने की संभावनाएं है कि देश का नुकसान इसमें ज्यादा होगा। आप सरकार पे कब्जा करने के लिए आप तरीके अपना सकते हैं। अब जो जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि वोटर लिस्ट में हेरा फेरी है, उसके लिए कुछ हो सकता है, तो आपको लगता हो कि भाई ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, वोटर लिस्टों की हेरा फेरी का मामला लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया है, तो फिर दूसरे रास्ते उसके लिए अपनाए जाएं। तो कुल मिला के राजीव जी जो भी चीजें चल रही हैं वो यही है कि किसी तरीके से येन केन प्रकार सरकार पर जो है वो कब्जा बनाकर रखा जाए, और इसके लिए जो भी काम किए जा सकते हैं वो किए जाए। तो ये भी जो लिमिटेशन है ये उसी तरीके से एक हथियार के तौर पर इसको इस्तेमाल
भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, लेकिन इसका जरूरी नहीं है राजीव जी की फायदा ही हो जाए। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को आप देखें राजीव जी, तो उत्तर प्रदेश में तो नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से। तो हमेशा आपको उत्तर भारत में फायदा हो जाएगा ऐसा तो है नहीं कि हमेशा फायदा होगा। और मान लीजिए कि यही परिस्थितियां बनी रही, आपने डिलिमिटेशन कर भी दिया और आपने उत्तर भारत में सीटें बढ़ा भी ली, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पड़ेंगी। और यहाँ जैसा अखिलेश यादव पीजीए की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी संविधान बचाने की बात करते थे, ये मुद्दे फिर जल गए तो फिर क्या हश्र होगा। तो इसको भी बीजेपी को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन वो अपने एजेंडे पर कायम है, उसको सोचते ही कि उन्होंने सारे इंतजाम कर लिए। दूसरा राजीव जी जो एक व्यवस्था का प्रश्न है, वो व्यवस्था का प्रश्न ये है कि जब 2021 की जनगणना हुई नहीं, तो आप 2026 में किस जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन करेंगे। अगर आपकी बात मान ली जाएगी साहब जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन करना है और 2026 में डिलिमिटेशन तय है, तो आखिर उसके लिए जनसंख्या का आंकड़ा कौन सा होगा। अभी भी जो बजट पेश किया गया है राजीव जी, उसमें जनसंख्या के लिए कोई बजट नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। जनसंख्या कराने के लिए, काउंटिंग कराने के लिए उसमें कोई बजट की आवंटन नहीं है। इसका मतलब 2026 में भी जनगणना नहीं होगी। तो अगर 2026 में भी जनगणना नहीं होगी और 26 में समय बचा कितना, तो फिर आप ये किस आधार पर कराएंगे। तो यानी सब तरीके से राजीव जी छल जो है वो किया जा रहा है और सरकार पूरी तरीके से छल पर उतरी हुई है। लेकिन ये छल बीजेपी सोचती है उसके लिए फायदेमंद हो सकता है, देश के लिए नुकसानदायक। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि देश के लिए, और इससे भी ज्यादा कि जनगणना आप नहीं करवाएंगे, सेंसस नहीं, लेकिन आप डिलिमिटेशन करेंगे। प्रशांत जी, बड़ा अजीब बात है और इस पर चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें 22 तारीख जैसे जैसे करीब आएगी ये बातें और भी जोर पकड़ेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और दक्षिण भारत बिल्कुल कट चुका है। दक्षिण भारत के लोगों से आपकी भी बात होती होगी, पॉलिटिकली दक्षिण भारत कटा हुआ अब और नजर आ रहा है, ये रेखा और भी गहरी होती जाएगी और इसका फायदा उठाने की कोशिश। और एक सबसे कमजोर कड़ी अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत बीजेपी के लिए है, जहां बीजेपी बहुत लाख कोशिश करके भी तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं ला पाई। लाख कोशिश के बाद क्या कुछ नहीं किया, आपने देख लिया। इसलिए भी, और दूसरी तरफ वनतारा पे आप आना चाह रहे थे, उस समय आपने कहा वनतारा, दोस्तों उसके बारे में हम लोगों ने काफी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गए थे और वहां उन्होंने 7 घंटे गुजारे। ये वनतारा प्राइवेट, हिंदुस्तान में पहला चिड़ियाघर है, जू है, जहां जो प्राइवेट है और इसका संचालन करता है अंबानी समूह। अंबानी, जी हां, अंबानी समूह। इसमें दक्षिण अफ्रीका से बहुत सारे वन्य जीव लाए गए हैं और दक्षिण अफ्रीका में इसको लेकर काफी हलचल है। और इसी पर जर्मन पत्रिका ने एक स्पेशल रिपोर्ट छापी है, खुफिया रिपोर्ट छापी है, और उस रिपोर्ट से बहुत कुछ निकल के आया है, जिसमें सीधा सीधा आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर लगा है। इसके बारे में शुरुआत में मैं अपनी बात रख चुका हूं, आप लोगों ने उस बात को भी सुनी होगी। जरा आना चाहता हूं प्रशांत जी, कैसे यहां पे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको लेकर चर्चा नहीं हो रही है, होगी भी नहीं चर्चा, लेकिन चर्चा जरूरी है। इसलिए प्रशांत जी। राजीव जी, प्राइवेट जू भारत में जो उसका लीगल स्टेटस है वो बड़ा सेडी है। लेकिन आप देखिए कि तमाम सारे जो प्राइवेट सर्कस चलते थे, सर्कस से सरकार ने जानवर जब्त किए और उनको रिहेबिलिटेट किया। प्राइवेट जू के बारे में कानून बहुत साफ नहीं है, तो और वो प्राइवेट जू को सेंट्रल अथॉरिटी रिकॉग्नाइज करती है। तो क्या ये सेंट्रल अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज किया है अंबानी के जू को? कानूनी रूप से इस तरीके के जंगली जानवरों का व्यापार नहीं हो सकता, उनको पालतू भी नहीं बना सकते आप। स्पेसिफिक कानून है, लेकिन कुछ कानून में ढिलाई की गई। वो शायद ढिलाई इसीलिए की गई क्योंकि अंबानी अपना शौक पूरा कर पाए या व्यापार का कोई एक और एक्सटेंशन है जो वो बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो ऐसे चीज में जिसमें कानूनी रूप से कुछ संशय है, कुछ दिक्कतें हैं, वो पूरी तरीके से कानूनी है भी नहीं, वहां पे प्रधानमंत्री चले जाएं
तो ये प्रधानमंत्री के साख की बात है कि जो उनको सोचना चाहिए था। दूसरी बात, जो डिलिमिटेशन का मसला है वो उसकी जगह पॉलिटिकल और कानूनी दोनों तरीके से विवेचना हम लोगों को करनी चाहिए। एक तो संविधान इसमें बड़ा स्पष्ट है कि 2026 के बाद का सेंसस, मौजूदा सेंसस नहीं, 2021 का सेंसस भी नहीं। अब जो मोदी जी कराएंगे, अगर करा पाए तो वो 2021 का सेंसस माना जाएगा। यानी जो डिलिमिटेशन है वो 2031 के सेंसस से ही कानूनी माना जाएगा। अब उसमें परिभाषा क्या हो, क्या केवल जनसंख्या का ही वेटेज हो, या जैसे यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट बनी है रिप्रेजेंटेशन के, उसकी बात हो, क्या जो स्टालिन ने फार्मूला दिया है कि 25 साल अभी इसको और फ्रीज करो, 1971 की बेस लाइन पे रखो, ये सब बातें अभी विचाराधीन है। लेकिन इसमें क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने इसमें आगे बढ़ के एक मौका दिया और उस मौके का फायदा, या ये कहे कि डिबेट चालू हुई तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अगले साल इलेक्शन होने हैं। जो बीजेपी की थोड़ी बहुत भी फुट होल्ड कर्नाटक में या दक्षिण भारत में थोड़ा बहुत है भी, वो भाषा और डिलिमिटेशन के मामले पर बहुत बड़ा विरोध बीजेपी को झेलना पड़ेगा। दूसरा कि चुनाव जीते या हारे अलग बात है, पूरे दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री का नैतिक बल खत्म हो जाएगा। आप एजेंसियों के थ्रू, सीबीआई के थ्रू, सेंट्रल ग्रांट्स के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, तमाम सेंट्रल एजेंसीज के थ्रू आप शासन चला सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का इकबाल नहीं रहेगा वहां पे जी, वो खत्म हो जाएगा। तो एक सरकारी तंत्र के जरिए ही केवल आप जो है वो कनेक्टेड रहेंगे। व्यक्तिगत तौर पे प्रधानमंत्री का कोई वहां पे इकबाल नहीं रह जाएगा। ये रिस्क है। ये रिस्क की बात मैं क्यों कर रहा हूं कि जैसे समाज का कोई भरोसा नहीं कि समाज कल कहाँ पलटी खाए। अभी हमने कल ही देखा राजीव जी कि पूरा गोदी मीडिया, नेता, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, पुलिस, सब एक तरफ थे और समाज ने उसको ठुकरा दिया। समाज ने होली और रमजान साथ साथ मना लिए, शांतिपूर्ण ढंग से मना लिए। लोगों ने गुलाब और फूलों की बारिश की नमाजियों पे। तो समाज आगे कल क्या सोचता है नहीं पता। जैसे अभी अमरिंदर जी कह रहे थे कि 62 से 33 उत्तर प्रदेश में आप आ चुके हैं। जरा 77 का इलेक्शन याद कीजिए। इंदिरा गांधी को 154 सीटें आई थी। उस 154 सीटों में 100 सीटें दक्षिण भारत से थी। उत्तर भारत ने इंदिरा गांधी को रिजेक्ट कर दिया था। इमरजेंसी कोई असर दक्षिण भारत में नहीं था। ये जो स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस, ये बीजेपी के पास नहीं है। और जो थोड़ा बहुत है उसको मोदी जी खत्म कर रहे हैं कि कल को अगर उत्तर भारत में आपको कोई चीज बन गई, मान लीजिए कि जातिवाद जनगणना का मामला है, मायावती भी इसमें शामिल हो गई। अब जातिवाद जनगणना का मामला इतना बड़ा बनता है कि उत्तर भारत का जो वंचित समाज है वो आपको रिजेक्ट कर देता है। तो आपके लिए कोई वैकल्पिक एक पॉलिटिकल स्पेस बच नहीं रहा है। कांग्रेस के पास अगर 77 में दक्षिण भारत नहीं होता तो कांग्रेस की स्थिति जैसी 2014 में हुई थी वो 77 में भी हो जाती, वो 80 में वापस नहीं आ पाती सत्ता में। तो ये मोदी जी एक बड़ा पॉलिटिकल जो नुकसान है वो अपना कर रहे हैं कि जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि पेनी वाइज पाउंड फूल, कि अभी फौरी आपको उत्तर भारत में ध्रुवीकरण करने के लिए दक्षिण को आप नकार रहे हैं, लेकिन दक्षिण अगर नकारेगा आपको तो आपको कोई ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक जगह नहीं मिल रही है। देश की एकता अखंडता के लिए तो सवाल है ही, जैसे मैंने पहले कहा था। तो कानूनी रूप से तो अभी डिलिमिटेशन
वैसे नहीं हो सकता है। और मोदी जी बहुत हिम्मती व्यक्ति नहीं है। अगर सेंसस 2022 तक ये करा पाते कोरोना के बाद, तो ये करा पाते। जब से राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद जनगणना का सवाल खड़ा किया, मोदी जी सेंसस कराएंगे ही नहीं, क्योंकि वो जातिवाद जनगणना को अवॉइड नहीं कर सकते अब। और अब मायावती ने भी सवाल उठा दिया, तो अब जो थोड़ी बहुत भी गुंजाइश थी वो और कम हो जाती है कि जनगणना को, और जनगणना जैसी चीज वो नहीं करा पा रहे। आप सोचिए, तो स्थिति मोदी जी की बहुत ही वनरेबल है। जहां तक दक्षिण भारत का सवाल है और डिलिमिटेशन का सवाल है, और सबसे बड़ी बात कि जनगणना नहीं करा पाएंगे। अभी तक आपने कोई संकेत नहीं दिया, और आगे अब मायावती के बाद और भी मुश्किल हो जाएगा। जितना मोदी जी को मैं समझ पाया हूं कि वो मुश्किल सवाल, मुश्किल गेंद को खेलते नहीं है, वो डक करते हैं जी। लेकिन ये 303 वाला मोदी का काल नहीं है, ये 240 वाला है, इसलिए भी डक करते हैं। जो आप कह रहे हैं वो शायद परेशानी बढ़ सकती है। क्या शकील जी, आपको भी लगता है ऐसा? क्योंकि दक्षिण भारत उत्तर भारत दोनों के बीच, और दक्षिण उत्तर मत भी कीजिए, हम ना करें, हम हिंदुस्तान अखंड भारत की बात करें जो आज है। मैं उस जो परिकल्पना है इनकी आरएसएस की, उसकी बात नहीं कर रहा, आज के भारत की, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। उसमें उत्तर दक्षिण की बात ना करते हुए भी जो दक्षिण के राज्य हैं जो ये, और उसमें एमके स्टालिन जिस चीज को लीड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परिसीमन के मामले को 30 साल आगे बढ़ाया जाए, कितना उचित है? राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग तो कभी उत्तर दक्षिण की बात करते ही नहीं है। हम तो हमेशा भारत की एकता, भाईचारा, प्रेम, एकीकरण, विविधता में एकता की ही बात करते हैं। लेकिन मोदी जी इस बात को समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बीजेपी इस बात को बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी उन्होंने होली और रमजान के एक जुमे पर एक प्रयोग किया था जो उनका बुरी तरह असफल साबित हुआ है। देखिए, दक्षिण में जो आग लगाई है मोदी जी ने या बीजेपी ने, वो ऐसी आग है कि हम लोग तो यहां बात करेंगे ही, उस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन उसका असर जो है बहुत ही व्यापक तौर पर होगा। सबसे पहले उन्होंने हिंदी के रूप में इस आग को आगे बढ़ाया। 1968 में त्रिभाषा फार्मूला बना था, और उसके बाद भी वहां थोड़ा बहुत विवाद हुआ, विरोध हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक ढंग से सुनियोजित करके चलाया गया। और ये कहा गया कि उत्तर भारत के राज्य भी आपकी दक्षिण की एक भाषा पढ़ेंगे, और उन्होंने वहां हिंदी पढ़ना शुरू करी है। दक्षिण के राज्यों में पिछले 40 सालों में हिंदी पढ़ी गई है, हिंदी को समझा गया है। लेकिन इन्होंने 2021 में जो नीति बनाई थी, नई शिक्षा नीति जिसको कहते हैं, उसको 2025 में जिस तरह लागू करने की कोशिश की है, उसी के दोनों परिणाम हैं। अभी अमलेंदु जी बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे, लोकसभा की प्रेस गैलरी में जब आप बैठते हैं तो देखते हैं कि वो आधी से ज्यादा खाली दिखती है। वो इसीलिए खाली दिखती है कि उसको जो है 800 सदस्यों के लिए बनाया गया है और वर्तमान स्ट्रेंथ जो है वो 543 की है, जिसमें पूरे कभी आते नहीं है तो वो उन्होंने बना के रख दी है उसको कि हम इसमें नए सदस्यों को लाएंगे। लेकिन उस नए सदस्यों को किस आधार पर आप लाएंगे, ये जब तक आप ठीक से तय नहीं करेंगे, स्टालिन, दक्षिण के राज्य, दूसरे मुख्यमंत्री, दूसरी पार्टियां वो अपना विरोध करते ही रहेंगे। देखिए, मेन समस्या क्या है? मेन समस्या है ट्रंप, स्पेक्ट्रम, भारत की कृषि नीति। इससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए मोदी जी सब कुछ करेंगे, और इस हद तक करेंगे कि देश एक खतरनाक मोड़ में पहुंच जाए। उत्तर भारत में जो अभी किया, आपने देखा कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, इन तीनों ने बहुत कर्रे जवाब मोदी जी को दिए हैं। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जियाउल हक ने जो पाकिस्तान में किया, 1977 में बने थे जियाउल हक, और उसके बाद उन्होंने वहां कट्टरवाद को लगातार बढ़ावा दिया, धार्मिक ताकतों को बढ़ावा दिया। और हमने पहले ही बताया था, फिर दोहरा देते कि फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त कहा था कि अब
पाकिस्तान को 3A चलाएंगे और 3A चलाते हैं। 3A कौन से? जियाउल हक चूंकि फौजी जनरल थे, फर्स्ट ए आर्मी, दूसरा अल्लाह, और तीसरा इस सबसे जो सबसे ज्यादा खुश होता है वो अमेरिका, जिसने अपनी सैनिक पूरी जो साजो सामान है और मदद है वो पाकिस्तान को देना शुरू कर दी थी, और भारत के लिए उसके बाद आतंकवाद की शुरुआत करवाई थी। तो ये जो स्थिति है वहां पे जियाउल हक ने शुरू करी थी, महबूबा मुफ्ती ने साफ बोला कि ये यहाँ पे मोदी और योगी शुरू कर रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव का आपने यही सुनाया था, उन्होंने साफ कहा था कि बिहार में करने की कोशिश नहीं करना जी, चुनाव हारे या जीते आरजेडी लड़ जाएगी। और अखिलेश यादव का अभी बहुत कम उसको सुना गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अखिलेश यादव बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सुन लो समझ लो, ये जो ये मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं होली पे और रमजान पे, ये कल तुम्हारे खिलाफ करेंगे, दलित के खिलाफ, पिछड़े के खिलाफ, कमजोर के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ, गरीब के खिलाफ। ये तुम ये मत भूलो कि ये मुसलमानों तक सीमित रह जाएगा, और ये मैसेज दूर तक जा रहा है। तो उत्तर भारत में तो ये हाल कर रखा है। उत्तर भारत की जनता ने अपने विवेक से, समझदारी से, भाईचारे की उनकी बहुत समृद्ध परंपरा रही है, उससे इसको अभी तो फेल कर दिया। लेकिन दक्षिण में जो आग लगा रहे हैं आप, देखिए हम कई बार इस बात को बता चुके, और मोदी जी पता नहीं क्यों अपने आर्मी ऑफिसर्स की नहीं सुनते हैं, सुरक्षा अधिकारियों की नहीं सुनते हैं, सीनियर अधिकारियों के नहीं सुनते। तमिल अस्मिता देश में सबसे ज्यादा जो है जटिल और नाजुक अस्मिता है, वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रहे। पता नहीं क्यों, उनके पढ़े लिखे लोग हैं वहां, सब जानते हैं, सब बता दें ये कश्मीर जैसा मामला नहीं है, ये पंजाब जैसा मामला नहीं है, ये असम जैसा मामला नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि हम तमिलनाडु बहुत गए हैं, हमने दक्षिण के राज्य बहुत कवर किए हैं, बहुत आर्मी अफसरों से मिले, और खासतौर से लिट्टे के दौर के दौरान हमने बहुत लोगों से बात करी है और बहुत लिखा है। और सारे जितने भी, चाहे रॉ के हों, चाहे आईबी के हों, चाहे बहुत सीनियर सैनिक अफसर हों, सब इस बात को मानते हैं कि तमिल समस्या का समाधान जो है वो करने के लिए ही राजीव गांधी को अपनी जान देना पड़ी थी, और दी राजीव गांधी ने अपनी जान। श्रीलंका में सेना पहुंचाई थी, क्यों पहुंचाई थी उन्होंने श्रीलंका में शांति सेना? इसीलिए पहुंचाई थी, वो जानते थे कि लिट्टे को रोकना पड़ेगा, लिट्टे को अगर नहीं रोका तो ये तमिलनाडु में घुस ही गया है, और ज्यादा घुस जाएगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज मोदी जी इस बात को नहीं समझ रहे। अब तमिलनाडु ने दूसरे दक्षिणी राज्यों के साथ मिलकर एक, अगर ये माहौल बन गया ना, तो पता नहीं, हम फिर बार बार कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल नहीं समझ रहे, ये कश्मीर से अलग है, हम फिर दोहरा रहे हैं इसको, पंजाब से अलग है, असम से अलग है। और मतलब ये सब बातें बताने की नहीं होती हैं, लेकिन मोदी जी ने मजबूर कर दिया कि वो सारी चीजें जो लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में नहीं बोली जाती, जुडिशरी में नहीं आती हैं, मीडिया में तो आती नहीं है, वो यहां बोलना पड़ती है। सेना के अंदर, ब्यूरोक्रेसी में, दूसरे लिटरेरी सर्किल में, बौद्धिक जगत में, विदेशों में तमिल लोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। ये हमें क्यों कहना पड़ रहा है यहां? हमें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हम कहना पड़ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल में है तमिल लोग। और तमिल लोग, हम आपको एक बार फिर दोहराते हैं, फिर बताते हैं कि दक्षिण के राज्यों में जिन्होंने भी काम किया होगा, लोग जानते होंगे कि किसी भी राज्य के मुकाबले, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरल हो, वहां के मुकाबले ज्यादा मुश्किल से टेकल करने वाले लोग तमिल माने जाते हैं। जितने भी बड़े ऑपरेशन होते हैं आर्मी के, उसमें तमिल बटालियन को पहुंचाया जाता है। वहां तमिलों के साथ डील करना किसी भी आतंकवादी के लिए, किसी भी दूसरी सेना के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ये हम यहाँ एक बात फिर बता रहे हैं, ये आर्मी के सारे लोग जानते हैं, ये सारे ब्यूरोक्रेट जानते हैं इस बात को। अब मोदी जी जानते हैं कि नहीं जानते, इसलिए प्लीज तमिलनाडु में आप आग न लगाइए, तमिलनाडु की आग बहुत भयंकर होगी। और एक छोटी सी टिप्पणी मायावती पे करना चाहेंगे, बिल्कुल लास्ट, कि देखिए मायावती की बहुत बड़ी मजबूरी आ गई है। मायावती ने आज जो कहा है उसी मजबूरी के तहत कहा है। आज काशीराम जी की जयंती थी, देश भर से उन्हें याद किया गया, लेकिन साथ में यह भी याद किया गया कि जिस पार्टी को काशीराम ने बनाया था, बाम से बनाया था, DS4 बनाया था, उसको आज मायावती खत्म कर रही है। मनुवादी ताकतों के हाथ में उन्होंने पूरी तरह सौंप दिया है, और अगर ऐसा ही रहा तो बहुजन समाज पार्टी नाम की पार्टी खत्म हो जाएगी। उसके अंदर जो है ये सवाल उठने लगे हैं। इसलिए मायावती आज जाति गणना के समर्थन में बोल रही हैं। आज मायावती थोड़ा सा बोल रही है, लेकिन मायावती को जो सुरक्षा मिली हुई है, जो सुविधा मिली हुई है,
मायावती उससे बाहर निकल पाएंगी या नहीं निकल पाएंगी, बहुत बड़ा मुद्दा है। मायावती को अपनी सुरक्षा और सुविधाओं की चिंता छोड़ के अगर दलितों की चिंता है तो उन्होंने आज जो कहा है उस पर अमल शुरू कर देना चाहिए। जी राजीव जी। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका शकील जी। सीधे आना चाहता हूं गर्ग साहब आपके पास। दो महत्वपूर्ण मुद्दा, एक तो दक्षिण भारत और परिसीमन, इस पे हम बात कर ही रहे हैं, और वनतारा की बात ज़रूर आपसे करना चाहता हूं। और मुझे जहां तक याद है, ध्यान है कि शायद ये हिंदुस्तान का पहला प्राइवेट ज़ू है, अगर ज़ू नाम दें तो। और लेकिन इसको लेकर जितनी बातें, जो रिपोर्ट है, शायद उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपने भी देखी होगी, पढ़ी होगी, कि जो जर्मन पत्रिका ने इसको इस पर जो रिपोर्ट छापी है, वो रिपोर्ट अब पूरी दुनिया में है, अपने यहाँ भी है। और अपने यहाँ मीडिया को किस ढंग से थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाता है, ये भी हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, इससे कितना दबाव में, अगर ये बात, ये खबर जैसे बाहर फैल रही है, कितना दबाव महसूस कर सकते हैं नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पे? एक दबाव तो उधर से ट्रंप साहब के यहाँ से तो लगातार है ही, इस मसले पे भी। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आपके पास शायद टाइम अब खत्म हो गया आपका। नहीं, आप प्लीज जरूर, मैं चाहूंगा कि आप जब तक बोलिए, जब तक अपनी बात रखिए, टाइम को थोड़ा आपसे भी अनुमति चाहूंगा, थोड़ा बढ़ा लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये मसला। जी, मैं दो चीजें बोलना चाहता हूँ। जी, मायावती चाहे तो इस देश को बचा सकती है, केवल एक चीज है, मतलब इस देश को बचाने वाले केवल दो लोग हैं। अगर एक तो नीतीश कुमार हैं और एक मायावती हैं, एक बिहार है, एक उत्तर प्रदेश है। मेरा ऐसा मानना है कि ये दो लोग अगर तय कर लें तो पूरा देश बच जाएगा। मैं बहुत उम्मीदों से देख रहा हूँ मायावती ने जो आज कहा है, और रविकांत जी ने जिस तरह से बताया है मुद्दों को, चार चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं मायावती के कथन को, जो उन्होंने कहा है। एक तो ऑकेजन है जो इन्होंने, शकील साहब ने बताया, कांशीराम जी का स्मरण ऑकेजन। दूसरा जो खतरा है कि वो अगर इस बार चूक गई तो ये पूरा का पूरा 10% वोट कम हुआ था इनका पिछली बार के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बहुत ज़बरदस्त कम हुआ था, 19% से घटकर 9% हो गया था। तो और बीजेपी का भी 8-9% वोट कम हुआ था, जो कि टोटल जो 20% के करीब वोट था वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गया है। तो बहुत बड़ा खतरा है, बीजेपी को भी खतरा है और मायावती को भी खतरा है। इसलिए मायावती चाहे तो बता। देखिए, मैं वनतारा के बारे में, मैंने जर्मन रिपोर्ट जो है वो उसका जो इस पर ट्विटर पर जो भाविका कपूर की ने जो शेयर किया है, उसका जो अंग्रेजी वर्जन है, उसको मैंने पूरा देखा है। मेरा उसमें दो चीज़ें हैं। एक, उसकी लीगलिटी के लेकर तो बहुत सारे सवाल हैं ही। मतलब 23,000 एनिमल्स, 43,000 एनिमल्स आप इतने शॉर्ट टाइम में कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बताइए। दुनिया में आप प्राइवेट जू भी अगर है आपका, तो 43,000 एनिमल्स, और आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर इसमें सर्कसों के जानवर हैं या जो पुअरली मैनेज जू हैं, चिड़ियाघर हैं, उनके जानवर हैं। पर इन जानवरों का ओरिजिन जो है वो पता नहीं चल रहा है, आप बता नहीं रहे हैं। उसका डाटा, उसका ऑडिट रिपोर्ट आप बता नहीं रहे हैं कि ये कहाँ से आए हैं। मतलब इसमें जो 300 के करीब कैट्स हैं, जिसमें लेपर्ड्स भी हैं, लायंस भी हैं और टाइगर्स भी हैं, या 200 हाथी हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, राइनोज हैं। तो ये कहाँ से ले आए आप, अचानक कहाँ से ले आए? तो लोगों के मन में एक जो बहुत बड़ी शंका है कि 181 शहर हैं वहाँ, और इनको 5,000 जो
वेटनरी डॉक्टर्स देख रहे हैं, और कितना बड़ा एरिया है। आप सोचिए कि कल्पना से बाहर का जो इलाका जामनगर में इनको प्राप्त करवाया गया है। तो ये एक बहुत निहायत, जैसे बताया ना, 1200 एकड़ है जमीन इसमें, इस पूरे के पूरे वनतारा की। आप सोचिए कि 1200 एकड़ किसको कहते हैं। उसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि इस 1200 एकड़ की जो जमीन है उसमें 1500 सॉकर के वो मैदान बन सकते हैं। तो जी एक जो वेस्टर्न कंसेप्ट है कि भाई सॉकर के मैदान से वो चीजों को देखते हैं कि जमीन का कितना। मैं इसमें जो चीज देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ, एक देश का प्रधानमंत्री एक ऐसी संदेहास्पद जगह के बारे में पर जाकर 7 घंटे बिताता है। वो अपनी जगह है, उसका तो एक्सप्लेनेशन मोदी जी कभी कुछ देते नहीं है। मेरे मन में एक चीज आती है राजीव जी, कि एक बेटा है और उसने कुछ शौक पाल लिया कि मुझे ये करना है, और बाप $100 बिलियन जो फोर्ब्स की सूची के हिसाब से $100 बिलियन की संपत्ति का मालिक है, और वो उसको लगता है कि ये मेरे लिए बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका मैं इंडस्ट्री में कोई उपयोग नहीं कर पाऊंगा। और वो कहता है मुझे जू बनाना है और किसी भी तरह से बनाना है। तो वो आप देख रहे हैं कि वो 2 हाथियों को एक हीटेड पुल में भी डाल देता है, जिसमें उनकी पूरी चमड़ी जल जाती है, और वो सब कुछ करने को तैयार है। मतलब ये कि अपना सारा पैसा अंबानी ने एक बेटे की खुशहाली के लिए, उसको खुश करने के लिए लगा दिया। मैं इसमें जैसे कहते हैं ना कि कोई बच्चा कहता है मुझे स्टैंप कलेक्शन करना है जी, टिकट दुनिया के देशों के कलेक्ट करना है। तो कुछ बच्चे तो होते हैं कि वो मेहनत करके एक एक देश का कलेक्ट करते हैं, पर वो बाप होता है, वो बाजार जाता है और सारी दुनिया के टिकट खरीद के ला के दे देता है, और बच्चा उनको चिपका लेता है अपनी नोटबुक पे और कहता है कि ये देखो मैंने दुनिया के 234 देशों के टिकट चिपका लिए हैं। ये जो जू है, ये एक, हम यानी अनंत अंबानी को लेकर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहते हैं, पर एक बच्चे के शौक के लिए पूरा किया गया है, और प्रधानमंत्री उसमें प्रधानमंत्री एक उद्योगपति को ओबलाइज कर रहे हैं। तो ये, और प्रधानमंत्री नहीं ओबलाइज कर रहे हैं। आप मुझे बताएं राजीव जी कि ये जो जर्मन रिपोर्ट है, जो बहुत ही सनसनीखेज रिपोर्ट है, और जो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल एट्रोसिटीज के मापदंडों के खिलाफ है, और मेनका गांधी जो जानवरों की हिफाजत के लिए एक एक जानवर के लिए इतना वो लड़ती रही हैं। आप एक सवाल तो पूछिए कि मेनका गांधी कहाँ है? राइट। देश की जनता नहीं पूछेगी कि मेनका गांधी जो इतना पर्यावरण मंत्री के तौर पर जानवरों पर क्रूएल्टी को लेकर इतनी उन्होंने अधिकारियों को निकाला और प्रताड़ित किया, उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? या आप पूछेंगे नहीं कि जो राजनीतिक दल हैं देश के, वो राजनीतिक दल जो अनंत अंबानी की शादी में गए थे वहां बंबई में, वो क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं इस जर्मन रिपोर्ट को लेकर, या वैसे भी सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? इस सवाल को आप क्यों उठा रहे हैं राजीव जी? और जो प्रशांत टंडन जी क्यों उसको के बारे में बोल रहे हैं? आप ये बताइए कि मतलब हमारे जो लोग हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, वो क्या पूछेगी सवाल? किस चीज के सवाल पूछेगी? अगर आप
43,000 एनिमल्स जो हैं एक जगह, उनको आपने लाके रखा हुआ है, इतने बड़े एरिया में लाके रखा है, 1200 एकड़ में पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड है, और आप वहाँ घुस नहीं सकते, पता नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। और इन्होंने ये पता नहीं किस तरह से रिपोर्ट तैयार की होगी, ड्रोन से की होगी, उनकी एक्टिविटीज से की होगी। वो उन्होंने लिखा है कि अगर आप देखें ड्रोन वगैरह से तो किस तरह की एक्टिविटीज वहाँ चलती हुई दिखती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा एक इसमें इस षड्यंत्र में सभी शामिल हैं। ये राजनीतिक दल भी शामिल हैं, पूंजीपति भी शामिल हैं, और इतने जो पर्यावरणविद हैं सारे के सारे देश के, वो भी शामिल हैं। उन सबके मुंह बंद किए हुए हैं। तो आप सवाल उठा रहे हैं इसका, तो क्या इसको सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती? कि आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट को ये इंफॉर्मेशन दीजिए कि ये जो जानवर लाए गए हैं, इसके बारे में कहा जा रहा, आरोप लगा रहा है जर्मन मैगजीन में कि एक जो इलीगल वर्ल्ड ट्रेड है ये जानवरों की हेरा फेरी का, जिसमें 7 से 23 बिलियन डॉलर तक की पूंजी इन्वॉल्व है, ये उसके जरिए आपने ये जानवर पूरे के पूरे आपने इलीगल तरीके से खरीदे या ट्रांसपोर्ट किए गए अफ्रीका से और तमाम देशों से। क्या इसके बारे में आप सफाई क्यों नहीं देंगे? तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत बड़ा मामला है, और ये कल से कोई भी आदमी खड़ा होके किसी भी तरह का जू बना ले, और जैसे वो अमेरिका में है जहाँ कैदियों को रखा जाता है, क्यूबा के द्वीप पर, जो हवाई द्वीप पर जिस तरह से रखा जाता है, मोंटेबेगो में, तो ये उस तरह का एक आपने एक उद्योगपति को इजाज़त दे दी है इस सरकार ने, क्योंकि ये जो सरकार है उद्योगपतियों को भी, जैसे वो वहाँ जानवरों को रखा जाता है वनतारा में, वैसे सरकार उद्योगपतियों को अपने यहाँ रखती है, अपने कैप्टिव उसमें रखती है कि आप भी कुछ मत बोलिएगा, हमारे खिलाफ मत जाइएगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की कॉन्स्पिरेसी में इसमें देखता हूँ। आपका और कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा, मैं समय का मामला है। जी जी जी, नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि वनतारा पे कम से कम चर्चा खुल के हो तो रही है, और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे तमाम साथी पहले भी करते रहे इसी प्रोग्राम के तहत भी, कमेंट बॉक्स के ज़रिए, कि वनतारा पे आप लोग कुछ बात बताइए, क्या कुछ चल रहा है, और बहुत सारे सवालों का जवाब इसमें मिल गया होगा मुझे लगता है हमारे तमाम साथियों को। इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी होगी तो हम ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं गर साहब। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट मामला वनतारा तो है ही, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करता है। अगर वो रिपोर्ट सही है, जर्मन रिपोर्ट सही है, अगर दक्षिण भारत, माफ़ी चाहूँगा फिर से, दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका से लाया गया, और वहाँ वाइल्ड लाइफ को लेकर जो कानून है उसके तहत जो बातें उठ रही हैं उसको लेकर भी, और हिंदुस्तान में जो चल रहा है उसको लेकर को बहुत सारी चीज़ें दबाई जा रही हैं, छुपाई जा रही हैं, हो सकता है कल को बाहर आएंगी। और इन सब से इतर चुनाव आयोग, मायावती जी की राजनीति, जिसके बारे में गर साहब कह रहे थे कि 2 लोग इस देश को बचा सकते हैं, एक मायावती जी और दूसरे नीतीश कुमार, और दोनों राज्यों में लगातार एक के बाद एक चुनाव है, एक में 2 साल बाद